शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज दो प्रमुख एडिटोरियल्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहला एडिटोरियल है भारत में ग्रामीण क्षेत्र में जो विकलांग लोग हैं वो कौन कौन सी समस्याओं को फेस कर रहे हैं, कैसे करके हम इनको इंक्लूज़न करें, ठीक है, इनका समावेशी विकास कर सकते हैं। सेकंड वाला जो एडिटोरियल है वो पूरा तरह से देखा जाए उतना कुछ खास नहीं है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। पार्टिकुलरली कैसे करके बीजेपी 3 राज्यों में बहुमत के साथ जीती है, ठीक है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, 3 राज्यों में आप देख रहे हैं हैट्रिक लगाई है बीजेपी ने। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बहुमत के साथ में बीजेपी जीत जाएगी। 250 शब्दों में हमें आंसर देना है। क्वेश्चन रहेगा, वी नीड टू बी मोर इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़। हमें और भी ज़्यादा इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा विकलांग लोगों को, दिव्यांग लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा रूरल एरियाज़ में, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है वो यहीं पर निवास करती है। और दूसरे नंबर की बात यह है, ज़्यादातर सरकारी योजनाएं, सरकारी स्कीम ग्रामीण एरिया तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इनका समावेशी विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुरुआत हम करते हैं वर्ल्ड लेवल पर इनकी संख्या कितनी है और कहाँ कहाँ पर किस एरिया में ये लोग ज़्यादा रहते हैं, कौन कौन सी समस्याओं को ये लोग फेस कर रहे हैं। वैश्विक तौर पर देखा जाए 1.3 बिलियन लोग, 1.3 बिलियन पीपुल लाइव विथ सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। ये लोग किसी न किसी प्रकार से डिसेबिलिटी का शिकार हैं। ये जो संख्या है इक्विवेलेंट है, बराबर है नियरली द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इंडिया की अकेली पॉपुलेशन के बराबर ये जनसंख्या है। मतलब दुनिया में 1.3 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि डिसेबिलिटी के साथ में रह रहे हैं, और ये जो संख्या है इंडिया की पॉपुलेशन के लगभग बराबर है। इनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में रह रहे हैं, एंड 70% लोग ऐसे हैं जो कि रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं। 1.3 बिलियन का 80% निकालेंगे तो ये विकासशील देशों में रह रहे हैं। साथ ही साथ 1.3 बिलियन का 70% हिस्सा ऐसा है जो कि ग्रामीण एरिया से आता है। इसलिए बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो विकलांग लोगों की संख्या है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही आ जाती है। आज के समय में जो सिस्टम चला आ रहा है, ठीक है, ये सिस्टम डिसेबल लोगों के लिए नहीं है, एंड आप डिसेबिलिटी को यहाँ से एक्सक्लूजनरी तौर पर ले रहे हैं। मतलब डिसेबल पर्सन को स्कीम में उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इससे ये लोग गरीबी को फेस करते हैं, साथ ही साथ इनको उतनी ज़्यादा एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, साथ ही साथ में ये सोशल एंड इकोनॉमिक तौर पर काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का, भेदभाव का शिकार होते हैं। एक टर्म यहाँ पर यूज़ करी जाती है फॉर एंड बाय का। दो शब्द हैं जिनका यूज़ बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर होता है। इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से देखा जाए फॉर का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, कहीं पर भी आप देखेंगे आप फॉर लगा देते हैं। फॉर का हम यूज़ करते हैं जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ को रिसीव करता है, उसको बोलते हैं फॉर। वहीं बाय बताता है आइडेंटिफाई द एजेंट परफॉर्मिंग एन एक्शन। बाय कहाँ यूज़ करते हैं, बाय बताता है कि भाई कोई एक्शन हो रहा है, कोई चीज़ किसी को दे रहा है। ये डिफरेंस काफ़ी क्रूशियल हो जाता है जब ये डिसेबिलिटी इंक्लूज़न का मामला हो, एज द अप्रोच इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर जो अप्रोच हो जाती है एकदम डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पर हम ये बोलें बाय पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ बीइंग ए पार्ट ऑफ प्रोसेस,
इसका मतलब हो गया है कि ये लोग एक प्रोसेस का हिस्सा हैं एंड नॉट फॉर देम, विदाउट देम इन द प्रोसेस। यदि हम नॉट फॉर देम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, फॉर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है आप प्रोसेस में उनको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो हम चीज़ चर्चा करने वाले हैं वो इंक्लूज़न से रिलेटेड है। इंक्लूज़न का मतलब होता है समावेशन करना। जो लोग छूट गए हैं उनको कैसे करके हम कोई चीज़ दिला सकते हैं, उनका हम समावेशन कर सकते हैं। यदि डिसेबिलिटी वाले लोगों को हम जीडीपी में शामिल कर लें, जीडीपी में इनके योगदान को शामिल कर लें, तो इससे जो ग्लोबल जीडीपी है वो 3 से लेकर के 7% बूस्ट हो सकती है, बढ़ सकती है। ऐसा कहा गया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। हम ये बिलीव करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि हम उसके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट करें, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए काम की। ऐसा नहीं है कि वो डिसेबल है तो हम उसको काम के अवसर ना दें। आज के समय में आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कि आपके साथ में काम कर रहे हैं। यदि आप किसी सरकारी संस्थान में हैं तो वहाँ से पता चलता है कि इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी कितनी कम हो गई है। लेकिन जो रियलिटी है, सच्चाई है, वो मिक्स टाइप की हमको दिखाई देती है। करंट जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो है वो लिमिटेड है। यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को जॉब दिया जाता, बहुत कम विकलांग लोग जॉब को प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ में इनके प्रति लोगों के मन में कुछ चीज़ें बैठा दी जाती हैं। हमारे मन में ये चीज़ बैठ जाती है कि ये विकलांग लोग हैं तो ज़्यादा मेहनत का काम नहीं कर पाएगा, या फिर ये कुछ नहीं कर पाएगा। यदि इसको नौकरी दे देंगे तो फिर ये इसका काम हमको ही करना पड़ेगा। इस प्रकार का स्टीरियोटाइप हमारे मन में बैठा दिया जाता है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की यदि हम बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पर भी इनकी आवाज़ उठाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं। ये सीधे सीधे ये बात यदि हो रही है कहीं पर कि भाई इनके प्रति मन में स्टीरियोटाइप बैठा दिया गया है, गलत भावनाएं बैठा दी गई हैं, तो ये यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के जस्ट उल्टा हो जाता है, उसके कॉन्ट्रावेंशन में हो जाता है, उल्लंघन में आ जाता है, जो कि कहता है कि भाई हमें एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, परसेप्शन को चेंज करना पड़ेगा डिसेबल पर्सन्स के प्रति, एंड हमें हमारा जो व्यू होना चाहिए वो इंक्लूज़न वाला होना चाहिए सोशल डेवलपमेंट डायमेंशन में। अब जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर ये लोग कौन कौन से चैलेंज को फेस कर रहे हैं, इसके ऊपर बात लिखी जाती है। कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल है एंड स्टेट गवर्नमेंट है हमारे देश में, इंडिया में सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चलाई हैं ऐसे लोगों के विकास के लिए, एंड यूनिक आईडी प्रोवाइड करी जा रही है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को। मतलब ये जो है इनको आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जा रहा है, यूडीआईडी जिसको बोला जा रहा है, यूडीआईडी कार्ड दिया जा रहा है। इसको हमने इस्टेब्लिश करे थे राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के माध्यम से। पहला स्टेप जो हम उठा सकते हैं वो है अवेयरनेस फैलाने का, क्योंकि सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है लेकिन लोगों तक इसकी जानकारी बहुत कम होती है। इसलिए जितने भी माध्यम हैं उनके माध्यम से हम ये सारी जानकारी फैलाने की कोशिश करें, ताकि ऐसे जो दिव्यांग लोग हैं, विकलांग लोग हैं, उनको सरकार की स्कीम का फ़ायदा मिल सके। हमें कैपेसिटी बिल्डिंग करने का काम करना पड़ेगा कम्युनिटी लीडर्स का, जो कि एडवोकेट कर सकें इस प्रकार के ग्रास रूट लेवल के वर्क को। ये स्पेशली इम्पॉर्टेंट हो जाता है रूरल एरियाज़ में, जहाँ पर विकलांग लोग जो है ग्रेटर चैलेंज को फेस करते हैं यदि आप अर्बन काउंटर पार्ट से उनकी तुलना करें तो। आप देख सकते हैं इवन मोर लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में ये लोग उतना ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते हैं,
एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी इसलिए इनकी बहुत कम हो जाती है। ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करने का कारण एक और ये भी रहता है कि हमारे साथ वाले मेरे को देखेंगे तो क्या बोलेंगे, मेरे को चिढ़ाएंगे, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके मन में आ जाती हैं। दूसरे नंबर की बात यह है, पढ़ाई नहीं कर पाते हैं तो अच्छी नौकरी भी नहीं लग पाती, और अच्छी नौकरी नहीं लग पाने के चलते चलते इनको अच्छी लड़की भी नहीं मिल पाती है। कुछ कुछ जो डेवलपमेंट इस स्कीम चलाई गई हैं, इनसे भी ये लोग बाहर हो जाते हैं। अगली बात यदि हम करें कि हमारा नज़रिया क्या है, हम किस नज़रिए से इन लोगों को देखते हैं। इनको देखा जाता है एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटी एंड नॉट एज persons with agency with an ability to participate in decision making process। हम हमेशा उनको सोचते हैं कि ये हमारी दया की कृपा पात्र हैं, हम इन्हें कभी भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करने की कोशिश नहीं करते हैं। रूरल एरियाज़ की बात करें जहाँ पर हाई एग्रीकल्चर डिपेंडेंसी रहती है एंड ये लोग फेस करते हैं बहुत सारी चीज़ों को, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह से आज के समय में कृषि पर निर्भर है, और कृषि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर हो जाती है। क्लाइमेट चेंज से आज के समय में खेती बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही है। तो अब ज़्यादातर जब लोग खेती बाड़ी में लगे हुए हैं तो उनके जो बच्चे हैं ना, वो भी इस चीज़ से प्रभावित होते हैं। फसल यदि अच्छी होती है तो उनका खर्चा पानी चलाने के लिए पैसा अच्छा खासा रहता है। यदि फसल बुरी तरह से प्रभावित हो जाती है तो जो विकलांग बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे किसान जिनके बच्चे विकलांग हैं, वो लोग भी सीधे सीधे एग्रीकल्चर से प्रभावित हो जाते हैं। एग्रीकल्चर आज के समय में सी लेवल बढ़ने जैसी घटनाओं को फेस कर रही है। क्लीन वाटर एंड फूड की समस्या होती है, हरिकेन्स आ रहे हैं, हीट वेव एंड फ्लड्स आ रहे हैं। तो जो रूरल पीपल्स हैं वो फ्रंट लाइन में रहते हैं इस प्रकार के चैलेंजेस में। कौन कौन से चैलेंज हैं? क्लाइमेट चेंज का असर पड़ सकता है, सी लेवल बढ़ सकता है, क्लीन वाटर एंड फूड की समस्या है, हरिकेन का असर पड़ सकता है, हीट वेव एंड फ्लड का असर पड़ सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें जो ग्रामीण क्षेत्र है वो इस मामले में एकदम फ्रंट लाइन में खड़ा हो जाता है। तो ये काफ़ी क्रूशियल हो जाता है कि हमें बॉटम टॉप अप्रोच को अपनाने की ज़रूरत है और इसमें डिसेबिलिटी को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। कैसे करके हम विकलांग लोगों को गरीबी से बाहर ला सकते हैं, इसके साथ ही साथ हम ये इंश्योर करें कि ये जो विकलांग लोग हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए एज ए एक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी। ये हमारे सोसाइटी का महत्वपूर्ण अंग है, ये हमारे देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस चीज़ को हमें समझना होगा। इस मामले में प्राइवेट सेक्टर काफ़ी की रोल अदा कर सकता है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के मामले में। इसके लिए हमें कुछ लीगल फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है, और कुछ एक्सपीरियंस से ये पता चलता है कि प्राइवेट सेक्टर यदि इंगेज हो जाता है तो उसका क्या महत्व हो सकता है। एंड बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ कंपनीज टू हायर एंड रिटेन वर्कर्स विद डिसेबिलिटी। सरकार को ये प्रयास करना चाहिए कि प्राइवेट कंपनियां भी विकलांग लोगों को हायर करें और उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। आगे बोला जा रहा है कि जो एम्प्लॉयर्स फेडरेशन है, एम्प्लॉयर्स फेडरेशन हुआ करते हैं, इनका एंगेजमेंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसमें इंक्लूडिंग है रिप्रेजेंटेटिंग स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस। स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस भी इस मामले में आगे आ सकते हैं। इसके साथ ही साथ में ट्रेड यूनियन साथ में आ सकते हैं ताकि प्रमोट कर सकें एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को। यूनियन लोग आगे अपनी आवाज़ उठा सकते हैं कि इन लोगों को आप नौकरी दिलाइए। एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा होगी जिसका नाम है स्पार्क प्रोजेक्ट। स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पार्क प्रोजेक्ट इसका नाम है शॉर्टकट में। ILO ने, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ने, इसके साथ ही साथ में वुमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन महाराष्ट्र, 3 लोग मिलकर के इस इनिशिएटिव को चला रहे हैं। एक है ILO, दूसरा है IFAD और तीसरा है वुमेन्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इन महाराष्ट्र।
तो 3 लोग मिलकर के एक इनिशिएटिव चलाए हैं जिसका नाम है स्पार्क। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पार्किंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव रूरल ट्रांसफॉर्मेशन। ये लोग मिलकर के इम्प्लीमेंट कर रहे हैं स्पार्क प्रोजेक्ट को। इसमें डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर्स शामिल किए गए हैं। डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर किसको बोलते हैं? जो कोई चीज़ प्रोवाइड करता है। फैसिलिटेटर मतलब सुविधा करता। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो डिसेबल लोग हैं इनको थोड़ा सा हम आगे लेके के आ रहे हैं, इनको लीड दे रहे हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है विलेज से एंड उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ऐसे DIF के तौर पर, डिसेबिलिटी इंक्लूजन फैसिलिटेटर। सबसे पहले तो पहचान की जा रही है कि कौन कौन विकलांग लोग हैं और उनको आगे लेकर के आया जा रहा है। ऐसे लोगों को हम बोल रहे हैं DIF। ये जो DIF पर्सन हैं ये लोग कम्युनिटी के साथ में इंगेज होते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ में इंगेज होते हैं, केयर गिवर ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के साथ इंगेज होंगे, वुमेन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड अदर स्टेक होल्डर के साथ में कनेक्ट होते हैं एंड अवेयरनेस फैलाने का कोशिश करते हैं। डिसेबिलिटी इंक्लूजन्स क्या है, कौन कौन से बैरियर्स इनके सामने हैं। साथ ही साथ ये लोग क्या काम करते हैं, ऐसी महिलाएं जो कि विकलांग हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं एंड उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करते हैं एग्जिस्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जहां पर इस प्रकार की जो महिलाएं हैं वो इस योग्य हो जाती हैं कि वो फंड को एक्सेस कर सकती हैं और स्टार्ट करती हैं एक एंटरप्राइजेस को। साथ ही साथ बोला जा रहा है ये जो स्पार्क प्रोजेक्ट है ये एक प्रकार से एटीट्यूडनल शिफ्ट हमको करता है। एटीट्यूडनल मतलब होता है दृष्टिकोण। विकलांग लोगों के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है उसको बदलने की ये कोशिश करता है सोसाइटियल लेवल से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर। कुछ एविडेंस हैं जो कि बाय डायरेक्शनल लिंक की तरफ हमको लेके जाते हैं। पॉवर्टी, न्यूट्रिशन, हंगर and as a consequences there needs to be more inclusive opportunity and employment in rural areas। साथ ही साथ बोला जा रहा है कि जो रूरल एरियाज है यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है और इस चीज़ के लिए पॉवर्टी, न्यूट्रिशन, हंगर को कम करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद वाला जो अगला एडिटोरियल है हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं ये सीधा सीधा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो उतना ज़्यादा हमारे काम का नहीं है, फिर भी शॉर्टकट में इसको हम डिस्कशन करें तो 3 राज्यों में बीजेपी मेजॉरिटी के साथ में जीती है। ठीक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 54 सीट जीती है टोटल 90 में से और 115 जीती है राजस्थान में, 163 जीती है मध्य प्रदेश में। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है और ये जो जीत है ना आने वाले समय में और उसके बाद भी बीजेपी को काम में आने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे किसी मुख्यमंत्री के नाम पर ये चुनाव नहीं लड़ा गया था कि शिवराज सिंह को जिताना है इसके लिए वोट मांगने गए हैं। ना ही मध्य प्रदेश में ये चीज़ देखने को मिली, ना ही राजस्थान में और ना ही छत्तीसगढ़ में। शायद मुख्यमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा जाता तो ये लोग जीत नहीं पाते, थोड़ा जीतना मुश्किल हो जाता। ज़्यादातर जो चुनाव लड़ा गया है वो बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर लड़ा गया है, हिंदुत्व के नाम पर लड़ा गया है। और हमारे देश में ये आप अच्छी तरह से जानते हैं जो भी व्यक्ति हिंदू मुस्लिम करेगा, हिंदुत्व को सपोर्ट करेगा, वो व्यक्ति आज के समय में शासन कर रहा है या फिर आज के समय में देश में राज कर रहा है। जातिगत भेदभाव, धर्म पर आधारित भेदभाव करने वाले लोग आज के टाइम में राज कर पाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं।
तो पहला जो मुख्य रीज़न रहा है वो हिंदुत्व को सपोर्ट करना है, और दूसरे नंबर का जो रीज़न रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैक्टर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलैरिटी है हिंदुओं में सबसे ज़्यादा रही है। इसलिए बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा हिंदुत्व को सपोर्ट करते आ रहे हैं, और इंडिया में जो पॉपुलेशन है ज़्यादातर वो हिंदू लोगों की ही है, और हिंदू मेजॉरिटी का ही वोट इनको चाहिए था। इसके बाद राजस्थान छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपस में थोड़ा सा कांग्रेस में भेदभाव भी चलता है, आपस में ही लोग संतुष्ट नहीं है, एक रीज़न ये भी है। साथ ही साथ में यहाँ पर कभी भी सीनियरिटी को महत्व दिया गया है, मतलब यहाँ जो युवा लोग हैं उनके बीच में यदि कोई चर्चित व्यक्ति है तो उसको आगे लाने की कोशिश नहीं करी गई है। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में जहाँ पर कमलनाथ बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी हुआ करते थे, तो आज के समय में उनका जो युग है वो ख़त्म हो चुका है, अब वो उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं रहे हैं। शायद ये भी एक रीज़न रहा है बीजेपी के विनिंग का। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर रहा था वो सीएम के फेस को लेकर के ये चुनाव नहीं लड़ा गया था, यदि आप 2008 से देखेंगे तो, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी रैलीज निकाली थी अक्रॉस स्टेट में, हाईलाइट किया था केंद्र सरकार की योजनाओं को, जैसे कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना एंड पीएम आवास योजना हाउसिंग प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने लोगों को बताया था केंद्र सरकार की स्कीम के बारे में। मध्य प्रदेश की सरकार की स्कीम के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं किया जाता है। While campaigning for the state election, he also kept reminding voters of लोक सभा इलेक्शन ऑफ 2024। कुल मिलाकर के 2024 का जो इलेक्शन है ना, उसको जीतने के लिए वोटर्स के मन में एक प्रकार से उन्होंने बीज बो दिया था। इसके साथ ही साथ में ये जो रिजल्ट आया है वो ये बताता है कि ये चीज़ क्लियर हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट कनेक्शन है वोटर के साथ में, अभी भी वो काम कर रहा है एंड हैज़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू बीजेपी फॉर विनिंग 2024 इलेक्शन। साथ ही साथ में एक और चीज़ जो काम करी है शायद वो ये हो सकती है कि चुनाव के पहले जस्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक स्कीम लाए थे जिसके माध्यम से वो वहाँ की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये डाल रहे थे उनके बैंक अकाउंट में। अब कोई और बांटता है तो वो फ्री की रबड़ी हो जाती, लेकिन जब बीजेपी खुद बांटती है तो वो फ्री की रबड़ी नहीं होती है और इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। चुनाव के पहले जस्ट ऐसा करना, इसका मतलब ये है वोटर्स लोगों को आप डायरेक्टली प्रभावित कर रहे हैं और इस चीज़ को रोका जाना चाहिए था, लेकिन इस चीज़ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया और उसका असर आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे करके हुआ था। इनकी जो स्कीम रही है जैसे कि लाडली बहना योजना, मंथली अलाउंस दिया जा रहा था 1250 महिलाओं को, ये भी एक कंसोलिडेटेड के रूप में काम किया था वोटर्स लोगों के लिए।